Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट भर्ती हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 32 लेकर आया हूं। दोनों लेवल के लिए है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। 31 टेस्ट इसके पहले ले चुका हूं। बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं देखी है प्लेलिस्ट या फिर इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्तर के अनुसार, जैसा लेवल 2021 का रहने वाला है वैसा ही लेवल इस क्वेश्चनों का रहेगा मित्रों। तो बिल्कुल आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि या प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली और व्यास प्रणाली। प्रश्नोत्तर विधि को, कविता मतलब पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है ये। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है इसको अन्य और किस नाम से जानेंगे मित्रों? देखो, प्रश्नोत्तर को कभी भी व्याख्या नहीं कहेंगे, प्रश्नोत्तर को व्यास भी नहीं कहा जाता है, बल्कि प्रश्नोत्तर विधि को खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है मित्रों। कविता शिक्षण के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर विधि है उसको एक और अन्य खंडों का अन्वय, ठीक है, दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। शिक्षण की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए और सरकार के अनुरूप होनी चाहिए। तो मित्रों, शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक है, देखो कभी भी पाठ्य पुस्तक लेखक के अनुसार नहीं होती है, सरकार के अनुसार भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण नहीं किया जाता है। शिक्षक या छात्र, तो साथियों छात्र के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का निर्माण किसके लिए किया जाता है? छात्र के लिए। शिक्षक के लिए थोड़ी किया जाता है, छात्र के लिए किया जाता है, इसलिए विद्यार्थी के अनुरूप पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 है, इस विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है। अक्षरबोध विधि का, देखो और कहो विधि का, स्वरोच्चार विधि का और अनुकरण विधि का। तो उस विधि का नाम बताइएगा जिसका संबंध अक्षरों से भी हो और शब्दों की ध्वनियों से हो। तो अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों से स्वरोच्चार विधि का संबंध होता है मित्रों। स्वर का उच्चारण करना स्वरोच्चार विधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3 में तीसरा ही विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। पठनारंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण, ध्वनि विश्लेषण और अर्थ विश्लेषण। तो मित्रों, पठन का आरंभ मतलब बच्चों को जब पठन सिखाते हो आप, पढ़ना बच्चों को सिखाया जाता है, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है? तो मित्रों, सबसे पहले जब बच्चों को पढ़ाओगे तो चित्र बताओगे बच्चों को। क्या बताओगे? चित्र। जैसे बच्चों को आप यूँ बता रहे हो कि ये अनार वाला है, तो उसके नीचे एक चित्र बना होगा कि भाई ये अनार का चित्र है, इसको कहता है अनार वाला। चित्र का विश्लेषण किया जाता है साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। वैसे आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके जा सकते हो, क्योंकि एक बुक में अर्थ विश्लेषण भी मिला और एक में शब्द विश्लेषण भी मिला, बट राइट आंसर है चित्र विश्लेषण। कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए साथियों प्रश्न नंबर 4 के लिए। बाकी प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। कालखंड योजना किस विधि का विभाजन है? व्याख्यान विधि, समवाय विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और व्यतिरेकी विधि। तो कालखंड योजना, व्याख्यान में तो ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, तो ये तो गलत है। अब 33% चांस तो हो गया कि भाई आपका क्वेश्चन सही निकलेगा, 33%। दूसरा, तीसरा या चौथा। तो मित्रों, जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है डेजी जॉन मोरविल की, इसमें कालखंड योजना के रूप में समय का विभाजन किया जाता है।
तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। आगमन विधि का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में और पर्यवेक्षित अध्ययन में। तो जो आपकी आगमन विधि है, आपकी जो निगमन विधि है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे की पूरक होती है, लेकिन क्वेश्चन किसकी पूछ रहा है? आगमन की। तो मित्रों व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी इसको माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी इसका व्याकरण शिक्षण में ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोजना विधि, सूत्र विधि और अनौपचारिक विधि। तो अगर क्वेश्चन आता कि उदाहरण से नियम की ओर सिखाया जाता है, तो फिर आप वहाँ पर कौन सा आंसर देते साथियों? आगमन। लेकिन यहाँ निगमन तो विकल्प में ही नहीं है, फिर निगमन विधि का ही रूप है सूत्र विधि। साथियों इसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में और पाठ्य पुस्तक विधि में। तो मित्रों आगमन में और निगमन में तो स्वतंत्र रूप से दी जाती है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी स्वतंत्र रूप से दी जाती है, लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि है इसमें व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। आपका प्रथम विकल्प सही है। व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं साथियों ये विधि व्याकरण के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। 9वां क्वेश्चन मित्रों, सैनिक विधि का सूत्रपात निम्न में से किस देश में हुआ? भारत, चीन, अमेरिका और जापान। तो सैनिक विधि का सूत्रपात बताइए, मतलब जहाँ सैनिक विधि का निर्माण किया गया उस देश का नाम है साथियों अमेरिका। अमेरिका में ही सैनिक विधि का सूत्रपात हुआ है, अतः यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? पाठ्यक्रम पर, छात्र की अनुक्रिया पर, शिक्षक अनुक्रिया पर और पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर। तो अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना, देखिए शिक्षक अनुक्रिया और पाठ्यक्रम अनुक्रिया, छात्र तो इसमें आया ही नहीं, तो फिर ये गलत। ओनली शिक्षक अनुक्रिया पर गलत, ओनली पाठ्यक्रम पर गलत, ओनली छात्र की अनुक्रिया पर ये आपका सही आंसर है, क्योंकि छात्र की अनुक्रिया जितना ज़्यादा होगी छात्र उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा सीखेगा साथियों। अतः प्रश्न नंबर 10 में आपका सेकंड विकल्प सही है। चलिए आएंगे प्रश्न नंबर 11 पर। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंगुआफोन, ग्रामोफोन और डिक्टाफोन। उच्चारण शुद्धता की बात की जा रही है साथियों, तो OHP तो दृश्य सामग्री है, डिक्टाफोन मैंने तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं सुना, लेकिन ऐसा होता है लिंगुआफोन। साथियों लिंगुआफोन एक उपकरण होता है जो कि उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग करते हैं, इसका ये एक श्रव्य उपकरण है। दूसरा विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। मित्रों प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, अनुकरणात्मक विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। तो मित्रों व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि नहीं है बताइएगा वो कौन सी विधि है? देखिए आगमन और निगमन, आगमन तो उपयुक्त बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, भाषा संसर्ग भी उपयुक्त विधि मानी जाती है, व्यवहारात्मक पक्ष पर बल देती है। अगर आप सोच रहे हो कि निगमन विधि उपयुक्त नहीं है, तो साथियों निगमन विधि के माध्यम से ही व्याकरण पढ़ाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो जैसे पहले संधि के नियम बता दिए और फिर उदाहरण बता दिए, तो आप यूँ थोड़ी कह सकते हैं कि निगमन विधि उपयुक्त ही नहीं है। उपयुक्त तो निगमन भी है, बस ये अमनोवैज्ञानिक है। लेकिन मित्रों अनुकरणात्मक विधि किसी भी दृष्टि से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त
नहीं मानी जाती है। अतः यहाँ दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 12 में राइट। अगर आप तीसरे की सोच रहे हो तो सोच बदलो, तभी क्वेश्चन राइट होंगे मित्रों। अनुकरणात्मक जैसी कोई भी विधि व्याकरण शिक्षण के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी। निगमन विधि जबकि उच्च कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं गोपाल कृष्ण भंडारकर, सीजे डॉडसन, वाटसन और रूसो। तो मित्रों द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक या जनक किसको कहा जाता है? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा साथियों। रूसो, वाटसन, गोपाल कृष्ण भंडारकर तीनों नहीं है, बल्कि सीजे डॉडसन को द्विभाषी पद्धति का प्रवर्तक कहा जाता है। सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। देखिएगा गोपाल कृष्ण भंडारकर ने तो व्याकरण अनुवाद दी है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? विकल्प है अनुध्वनि विधि का, अक्षर बोध विधि का, रसास्वादन विधि का और कहानी विधि का। तो अधिकतर कविता मतलब पद्य शिक्षण मतलब रसास्वादन। साथियों तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि पद्य शिक्षण में ही रसास्वादन होता है और कविता किसका भाग है मित्रों? पद्य शिक्षण का ही भाग है। अतः यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे साथियों। भोलेनाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? समवाय विधि को, सूत्र विधि को, व्याख्यान विधि को और व्यतिरेकी विधि को। तो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार बताइएगा कि वह कौन सी विधि है जो द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो मित्रों व्याख्यान तो कहा नहीं होगा, सूत्र भी नहीं कहा होगा, कन्फ्यूजन होगा हमें समवाय और व्यतिरेकी में। देखिए इन्होंने व्यतिरेकी विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है साथियों। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे साथियों। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो हर्बर्ट ने जो पंचपदी दी है उसमें कौन सा पद नहीं बताया है? प्रस्तावना बताया है, प्रस्तुतिकरण भी बताया है, उद्देश्य भी बताया है, लेकिन मूल्यांकन इसमें इन्होंने नहीं बताया है, बल्कि प्रयोग बताया है, न कि मूल्यांकन। अगर आप सोचते हो कि प्रयोग ही मूल्यांकन है तो मूल्यांकन शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है, प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। 17वां क्वेश्चन साथियों। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और मुदालियार आयोग। तो हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, मतलब हैंडराइटिंग सही होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन ये तो गलत बात कह दी ना भाई। अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तो हैंडराइटिंग खराब ही होती है, मेरी खुद की बहुत ख़राब है। तो फिर चलो ठीक है, कोई नहीं, अधूरी पढ़ाई ठीक है। दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 17 में, महात्मा गांधी जी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं और परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो भाई परंपरा का निर्वाह करना ये तो गलत हो गया ना। जगह घेरते हैं ये कौन सी बात हुई? जगह घेरने के लिए थोड़ी चित्र देते हैं, या शोभा बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि जो संकल्पनाएं बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो स्पष्ट हो, इसलिए पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए जाते हैं साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, छात्र केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत।
तो मित्रों, शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक सिद्धांत जो नहीं है उसका चयन कीजिए। देखिए, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत भी है, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत भी है, संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत भी है, लेकिन भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत ये फिर शिक्षण साधनों के चयन में कहाँ आएगा साथियों? नहीं आता है। तीसरा विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन मित्रों, 20वां और अंतिम क्वेश्चन है। लाइक अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों। बेल आइकन दबाइए ऑल पर, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चले जाए। तो साथियों, 20वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण और बोध। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर होता है साथियों मूल्यांकन, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ज्ञानोपयोग, कौशल। इस सुना होगा ना आपने ये चीज़ें। तो साथियों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसका उच्चतम स्तर माना जाता है मूल्यांकन को। किसको माना जाता है? मूल्यांकन को। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो आज का ये शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 32 पूरा हुआ साथियों। कहा था कि 50 से प्लस टेस्ट कर दूंगा हर सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल हो जाएंगे आपके। निश्चित रूप से जुड़े रहें, लगातार टेस्ट को जरूर सोल्व करें निश्चित सिलेक्शन के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।